जय हिंद दोस्तों। तो आज हम प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की जो आरआरबी एएलपी के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो बुक आई है उसमें आज हम चैप्टर 7 से लेके वो 9 तक को वो देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि ब्रिजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः डैश का बना होता है। ब्रिजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः डैश का बना होता है। तो ऑप्शन ए कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का। कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का। अगला सवाल है कि सबसे मजबूत हाफ लूप का संयुक्त है। सबसे मजबूत हाफ लूप का संयुक्त है। तो ऑप्शन डी ड्यूटेल हाफ लूप संयुक्त, ठीक है। ड्यूटेल हाफ लूप संयुक्त। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य है। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है। तो ऑप्शन ए 180 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है। कौन सा मास जो है सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी आयात सोल्डरिंग जो है ये नहीं है, ठीक है। आयात सोल्डरिंग नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सोल्डरिंग अनुप्रयोगों में प्रभाव के लिए किस धातु को आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए लेड का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग के लिए अनुशासित संरचना क्या है। तो ऑप्शन बी लेप जोड़, ठीक है, लेप जोड़। अगला सवाल है सोल्डरिंग का गलनांक बिंदु 620 डिग्री सेल्सियस से डैश तक होता है। तो ये होता है ऑप्शन बी 950 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 950 डिग्री सेल्सियस तक। विद्युतीय सोल्डर का संयोजन है। विद्युतीय सोल्डर का संयोजन है। तो ऑप्शन बी सीसा 50% और टीन 50%, ठीक है। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग आयरन की अधिकतम वोल्टेज क्षमता कितनी होती है। सोल्डरिंग आयरन की अधिकतम वोल्टेज क्षमता जो है ये कितनी होती है। तो ऑप्शन बी 100 वाट, ठीक है, 100 वाट। दिए गए चित्र में किस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन दर्शाया गया है। दिए गए चित्र में किस प्रकार का सोल्डरिंग आयरन जो है दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए नोकदार, ठीक है, नोकदार। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग जॉइंट होता है। सोल्डरिंग जॉइंट जो है ये क्या होता है। ऑप्शन सी ब्रेज्ड जॉइंट से कमजोर, ठीक है, ब्रेज्ड जॉइंट से कमजोर। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टीन लेड मिश्र धातु सोल्डर तार डैश पर पिघलता है। तो ये पिघलता है ऑप्शन ए 183 डिग्री सेल्सियस पर। 183 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर के कारण बनता है। क्या बिजली के तार जो है स्टैंड के फ्रैक्चर के कारण बनता है। तो ऑप्शन ए अत्यधिक ऐंठन, ठीक है, अत्यधिक ऐंठन। अगला सवाल है क्या एक अच्छा सोल्डर जोड़ होना चाहिए। एक अच्छा सोल्डर जोड़ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तरक भड़कदार और साफ और चमकीला। तरक भड़कदार और साफ और चमकीला। अगला सवाल है कि ब्रिजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस फलस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी बोरेक्स का, ठीक है, बोरेक्स का। अगला सवाल है ब्रिजिंग एक डैश फास्टर है। ब्रिजिंग एक डैश फास्टर है। तो ऑप्शन ए स्थाई, ठीक है, स्थाई। ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि सोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम डैश कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए ऑप्शन डी 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस। फ्लक्स का प्रयोग जोड़ की डैश बढ़ाने के लिए किया जाता है। फ्लक्स का प्रयोग जोड़ की डैश बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी मजबूती बढ़ाने के लिए, ठीक है, मजबूती बढ़ाने के लिए। चित्र में प्रदर्शित सोल्डरिंग आयरन का नाम बताइए। तो ये जो है ऑप्शन ए विद्युत उष्मित सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है, विद्युत उष्मित सोल्डरिंग आयरन है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके जोड़ सबसे अधिक कमजोर होता है। निम्न में से किसके जोड़ जो है सबसे अधिक कमजोर होता है। तो ऑप्शन बी सोल्डरिंग, ठीक है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में किसका फिलर धातु के रूप में प्रयोग होता है। सोल्डरिंग में किसका फिलर धातु के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी स्पेल्टर, ठीक है, स्पेल्टर। अगला सवाल है कि फ्लोटिंग में जॉब को लकड़ी के ब्लॉक पर डैश के कोण पर पकड़ा जाता है। फ्लोटिंग में जॉब को लकड़ी के ब्लॉक पर डैश के कोण पर पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री।
अगला सवाल है, गंधक के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए फिलर धातु में किसका प्रयोग करते हैं? गंधक के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए फिलर धातु में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन सी, मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीज का। एल्युमिनियम के लिए प्रयुक्त फिलर एलॉय मिश्रण है। एल्युमिनियम के लिए प्रयुक्त फिलर एलॉय का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए, एल्युमिनियम 85%, सिलिकॉन 10% और कॉपर 4%। एल्युमिनियम 85%, सिलिकॉन 10% और कॉपर 4%। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले डैश किया जाता है। तो ऑप्शन सी, टीनिंग किया जाता है। ठीक है, टीनिंग। जोरों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? जोरों पर सोल्डरिंग जो है क्यों की जाती है? तो ऑप्शन डी, चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, चालकता बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है कि प्रतिरोधकता को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? प्रतिरोधकों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, 25 वाट। ठीक है, 25 वाट। अगला सवाल है, टाँका लगाने का मुख्य उद्देश्य है। टाँका लगाने का जो है मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ऑप्शन सी, तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना। तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, डिसॉल्विक। ठीक है, डिसॉल्विक। टीन का गलनांक बिंदु है। टीन का गलनांक बिंदु क्या होता है? ऑप्शन डी, 232 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 232 डिग्री सेल्सियस। सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किससे बनी होती है? सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किससे बनी होती है? तो ऑप्शन ए, लो लेपित कॉपर करोड़ से। ठीक है, लो लेपित कॉपर करोड़ से। अगला सवाल है कि एसएमडी घटकों को एक साथ एक पीसीबी पर कैसे माउंट किया जाता है? एसएमडी घटकों को एक साथ एक पीसीबी पर कैसे माउंट किया जाता है? तो ऑप्शन सी, वेब सोल्डरिंग मशीन का उपयोग करके। वेब सोल्डरिंग मशीन का उपयोग करके। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? तो ऑप्शन डी, यह उपयोग सभी करता है। ठीक है, यह उपयोग सभी करता है, यानी कि सोल्डर किए जाने वाली सतह को यह साफ करता है, सोल्डर के गलनांक को यह कम करता है, सोल्डर के प्रभाव को जोड़ में यह आसान करता है। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सूक्ष्म कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन के किस विधि का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आयरन। अगला सवाल है, सोल्डर में लेड व टिन के साथ साथ 2% जिंक मिलाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डैश के लिए होता है। तो ऑप्शन डी, एल्युमिनियम जोड़े। ठीक है, एल्युमिनियम जोड़े के लिए। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु में टिन व लेड होता है। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए प्रयुक्त टिन व लेड सोल्डर की क्या संरचना है? तो ये जो है ऑप्शन बी, ठीक है, टिन 60% और लेड 40%। टिन में सोल्डर का कौन सा उपयोग है? टिन में सोल्डर का कौन सा उपयोग है? तो ऑप्शन सी, फाइन सोल्डरिंग। ठीक है, फाइन सोल्डरिंग। अगला सवाल है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सोल्डर के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयुक्त होती है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सोल्डर के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन सी, डीप सोल्डर करना। ठीक है, डीप सोल्डर करना। अगला सवाल है कि आरोपित लेपन का प्रयोग आरसीबी संयोजकों में डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी, नमी व प्रदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स भाग को बचाने के लिए। अगला सवाल है कि सप्लाइज कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी, सप्लाइज को कुछ सेकंड तक गर्म करने के बाद। अगला सवाल है कि निम्न में से किस फ्लक्स को किल्ड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस फ्लक्स को किल्ड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, जिंक क्लोराइड के नाम से। ठीक है, जिंक क्लोराइड के नाम से।
अगला सवाल है कि सॉफ्ट सोल्डर्स शीशे और टीन के मिश्र धातु होते हैं। इन्हें निम्न में से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर्स कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण। अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण। अगला सवाल है कि सोल्डरिंग में कोशिका प्रभाव में मदद करने के लिए सतहों को एक दूसरे से सटाकर फिट किया जाता है। सतहों के बीच का अंतराल क्या सीमा में होने चाहिए? तो ऑप्शन ए 0.05 mm से 0.2 mm के बीच। अगला सवाल है कि अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 0.075 से 0.25 mm। ठीक है, एक ब्रिज्ड जॉइंट जो है डैश है। तो ऑप्शन बी सोल्डर विधि से परवल। ठीक है, सोल्डर विधि से परवल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अस्थायी संधि कौन है? निम्नलिखित में से अस्थायी संधि जो है ये कौन है? तो ऑप्शन डी प्रेस फिट संधि। ठीक है, प्रेस फिट संधि। अगला सवाल है कि 60-40 के व्यापक प्रयोजन सोल्डर का मतलब डैश है। तो ऑप्शन ए 60% टीन और 40% शीशा के साथ एक सोल्डर। अगला सवाल है कि सर्वेस्ट जोड़ वह जोड़ होते हैं जिसमें सोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, 0.075 से 0.05 mm के बीच। ठीक है, अगला सवाल है कि जिस सोल्डर का तापमान 96 डिग्री सेल्सियस होता है उसे डैश कहते हैं। तो ऑप्शन सी प्यूटर सोल्डर। ठीक है, प्यूटर सोल्डर। अब हम चैप्टर 8 भूमिगत केबल अंडरग्राउंड केबल को जो है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल है कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? कवच युक्त केबल से जो है क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए, यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। ठीक है, यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। अगला सवाल है कि डैश का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। तो ऑप्शन बी केबल ग्लैंड। ठीक है, केबल ग्लैंड। अगला सवाल है कि विद्युत तारों और केबल में इस्तेमाल किए जाने वाली संभावित सामग्री है। विद्युत तारों और केबल में इस्तेमाल किए जाने वाली संभावित सामग्री है। तो ऑप्शन बी तांबा। ठीक है, तांबा। अगला सवाल है कि TRS केबल डैश के लिए उपयुक्त होता है। बैटन पर TRS केबल डैश के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी कम वोल्टता के लिए। ठीक है, कम वोल्टता के लिए। अगला सवाल है कि पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। तो ऑप्शन डी बी और सी, यानी आयरन की पट्टी से और केबल कवच से। ठीक है, आयरन की पट्टी से केबल कवच से। अगला सवाल है कि केबल में इंटरसिथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए उचित तनाव वितरण के लिए। ठीक है, उचित तनाव वितरण के लिए। सिरेमिक रिंग का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। सिरेमिक रिंग का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी अवरोधी के लिए। ठीक है, अवरोधी के लिए। तारों के आकार की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालकों की संख्या दर्शाती है? तो ऑप्शन सी दूसरी। ठीक है, दूसरी। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होने चाहिए। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ जो है ये होनी चाहिए। ऑप्शन बी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य की। उच्च पराविद्युतीय सामर्थ्य की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? तो ये जो है ऑप्शन डी शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल। एम्पायर टेप बना होता है। एम्पायर टेप जो है ये बना होता है। तो ऑप्शन सी वार्निश क्रेविंग से। ठीक है, वार्निश क्रेविंग से। अगला सवाल है कि विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। के एक केबल में होता है। एक केबल में जो है ये क्या होता है? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी एक प्रकार के दो या अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक की लंबाई। एक प्रकार के दो या अधिक चालकों के एकल विद्युत चालक की लंबाई। अगला सवाल है कि केवल कर्णकों को डैश भी कहा जाता है। केवल कर्णकों को डैश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी केवल सूज। ठीक है, केवल सूज। अगला सवाल है कि किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है।
तो ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला सवाल है कि वह केवल जिसको अर्थ करना आवश्यक है वह कौन सी है, वह केवल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है, ठीक है, तो ऑप्शन सी लेड शिथिल केबल, ठीक है, लेड शिथिल केबल। केबल का प्रोत्कर्ष या सर्ज प्रतिरोध लगभग होता है क्या, तो ऑप्शन डी 50 ओम, ठीक है, 50 ओम। निम्न में से किसे एम्पायर टेप कहा जाता है, निम्न में से किसे एम्पायर टेप कहा जाता है, तो ऑप्शन बी वार्निश कैम्ब्रिक को, ठीक है, वार्निश कैम्ब्रिक को। अगला सवाल है कि आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी 90 डिग्री से अधिक ताप पर, 90 डिग्री से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता। केबल का इंटरसिथ ग्रेडिंग प्रदान करता है, केबल का इंटरसिथ ग्रेडिंग प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी एक समान विभव प्रवणता, एक समान विभव प्रवणता को। अगला सवाल है 66 kV अनुप्रयोगों तक किस केबल का उपयोग किया जाता है, 66 kV अनुप्रयोगों तक किस केबल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी स्किंट केबल का, ठीक है, स्किंट केबल का। अगला सवाल है कि सड़क के किनारे किनारे केबल को बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है, तो ऑप्शन ए 1 मीटर गुने 0.5 मीटर, ठीक है, 1 मीटर गुने 0.5 मीटर। केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर है, केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर है, तो ऑप्शन सी इम्पिग्रेटेबल पेपर, ठीक है, इम्पिग्रेटेबल पेपर। अगला सवाल है कि उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है, तो ऑप्शन बी कागज, ठीक है, कागज। भूमिगत केबल में विभव दबाव अधिकतम होता है, भूमिगत केबल में विभव दबाव अधिकतम होता है, तो ऑप्शन ए चालक के कोर पर, ठीक है, चालक के कोर पर। अगला सवाल है केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है, केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी चालक की कोर पर, ठीक है, चालक की कोर पर। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है, एक केबल के चालक आकार जो है निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी धारा पर। अगला सवाल है केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई डैश पर आश्रित रहती है, तो ऑप्शन सी वोल्टता पर, ठीक है, वोल्टता पर। अगला सवाल है आवेशन धारा केबल में जो है आवेशन धारा ऑप्शन बी वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है, ठीक है, वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है। अगला सवाल है कि केवल सामान्यतः डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होती है, केवल सामान्यतः डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होती है, तो ऑप्शन ए पराविद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण, पराविद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी आर्म रिंग, ठीक है, आर्म रिंग। अगला सवाल है कि कोई केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है यह क्या इंगित करता है, तो ऑप्शन सी ताम्र चालक XLPE रोधन प्लेट आर्म्ड PVC थ्रेड। अगला सवाल है कि थ्री कोर जो है पतने किसी बल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है, तो ऑप्शन ए नीला, ठीक है, नीला। फीडर वे वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होते हैं, फीडर वे वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होते हैं, तो ऑप्शन सी ग्राउंडिंग के प्रकार के लिए, ठीक है, ग्राउंडिंग के प्रकार के लिए। अगला सवाल है कि केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों इलेक्ट्रीशियन और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन ए रेजिन का, ठीक है, रेजिन का। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगला सवाल है कि कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है, कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन बी सोल्डरिंग से। निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है, निम्न तनन केबल की वोल्टेज जो है ये होती है, तो ऑप्शन डी 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। अगला सवाल है 220 किलोवाट लाइन का केबल सर्वदा होता है, 220 किलोवाट लाइन का केबल सर्वदा होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड, ठीक है, संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड। अगला सवाल है कि केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है, केबल में आवरण का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ऑप्शन सी केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। केबल दोषों का स्थायीकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है, केबल
दोषों का स्थायीकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा, ठीक है, मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन बी जलने की गंध के कारण, ठीक है, जलने की गंध के कारण। इनमें से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्ट तक ले जा सकती है, तो ऑप्शन डी आयत पूर्ति केबल, ठीक है, आयत पूर्ति केबल। अगला सवाल है कि किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए, तो ऑप्शन बी 20 डिग्री से कम, ठीक है, 20 डिग्री से कम। अगला सवाल है कि ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर जो है ऑप्शन ए वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं, वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। अगला सवाल है कि किसी केबल की सर्विस वोल्टेज, किसी केबल की सर्विस वोल्टेज यदि 150 वोल्ट हो तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर इसको स्थापित किए जाने के लगभग 15 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी 500 वाट। LT 660 वाट ग्रेड पावर केबल में उपयोग की जाने वाले चालक का व्यास डैश पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी वाहिक धारा पर, ठीक है, वाहिक धारा पर। अब हम चैप्टर 9, ठीक है, घरेलू विद्युतीय उपकरण को जो है वो देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला सवाल है गीजर में भीतरी कंटेनर, गीजर में भीतरी कंटेनर व भारी कंटेनर भारी केसिंग के बीच में ग्लास वोल्ड क्यों लगाया जाता है, तो ऑप्शन डी ऊष्मा हानि घटाने के लिए, ठीक है, ऊष्मा हानि घटाने के लिए। अगला सवाल है कि स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन सी माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप, ठीक है, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। अगला सवाल है कि द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए, द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है, तो ऑप्शन बी हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर, हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर के। अगला सवाल है कि विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो ऑप्शन डी माइका है, ठीक है, माइका। अगला सवाल है कि नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है, नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन ए हीटर, ठीक है, हीटर को दर्शाता है। अगला सवाल है कि विद्युत संबंधित कार्य करते समय डैश में बिजली का झटका या इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन ए सूखी लकड़ी में जो है नहीं है, ठीक है, सूखी लकड़ी में नहीं है। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है, तो ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य डैश नियंत्रित करना है, ठीक है, तो ऑप्शन सी तापमान नियंत्रित करना है, ठीक है, तापमान। अगला सवाल है कि एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का नाम क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन डी थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर, ठीक है, धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर। अगला सवाल है कि घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन ए 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी द्विधात्विक पत्ती, ठीक है, द्विधात्विक पत्ती। अगला सवाल है कि एक विद्युत चलित इस्त्री में कुंडली से बेस की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः डैश द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी चालन के द्वारा, ठीक है, चालन के द्वारा। अगला सवाल है एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट डैश के तार से बना होता है, एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट डैश के तार से बना होता है, तो ऑप्शन बी नाइक्रोम से, ठीक है, नाइक्रोम से। अगला सवाल है एक विद्युत चलित इस्त्री, एक विद्युत चलित इस्त्री की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है, तो ऑप्शन बी चालन के माध्यम से, ठीक है, चालन के माध्यम से। अगला सवाल है कि आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता। आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने कौन सा कदम उठाएंगे,
तो ऑप्शन ए तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना, तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना। अगला सवाल है कि आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन डी मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। ठीक है, मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। अगला सवाल है एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। तो ऑप्शन बी किलो ओम। ठीक है, किलो ओम। स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपोरेटेड कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है कहाँ पे? तो ऑप्शन बी स्टोरेज टैंक की दीवार पर टाँका लगाकर, स्टोरेज टैंक की दीवार पर टाँका लगाकर। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है, इसका संभव कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना। ठीक है, थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है, हीटर जो है निम्नलिखित पर कार्य करता है। ऑप्शन सी प्रतिरोध भार पर। ठीक है, प्रतिरोध भार पर। अगला सवाल है कि टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध डैश होता है। तो ऑप्शन ए आधा। ठीक है, आधा। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। ठीक है, केवल पल्सेटर घूर्णन जो है नहीं करेगा। अगला सवाल है कि चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोधक का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी 0.5 मेगा ओम से, 0.5 मेगा ओम से। अगला सवाल है किसी छत या पंखा के परिपथ में नियंत्रक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन बी पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए, पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? ठीक है, तो ऑप्शन डी ग्राउंडेड होगी। ठीक है, ग्राउंडेड। अगला सवाल है कि गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच में कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्लास वूल। ठीक है, ग्लास वूल। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो ये होती है ऑप्शन बी वाटर हीटर में। ठीक है, वाटर हीटर में। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन सी 230 वोल्ट AC। ठीक है, 230 वोल्ट AC। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी मिनीचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। अगला सवाल है गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि सीलिंग फैन उपयोग करता है, सीलिंग फैन जो है उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए स्थायी संधारित्र मोटर का। ठीक है, स्थायी संधारित्र मोटर का। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। ठीक है, पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। सीलिंग फैन का घुमाव डैश से निर्धारित होता है, सीलिंग फैन का घुमाव डैश से निर्धारित होता है। तो ये निर्धारित होता है तो ऑप्शन सी फैन की पत्तियों के सिरों द्वारा निर्मित विद्युत के व्यास के द्वारा। सीलिंग फैन की पत्ती डैश से जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है ऑप्शन ए फैन के ऊपरी आवरण से। ठीक है, फैन के ऊपरी आवरण से। अगला सवाल है यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडल खुली हुई है, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडल खुली हुई है तो ऑप्शन सी मिक्सर चलेगा ही नहीं। अगला सवाल है कि घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के रूप में, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के रूप में प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः डैश होते हैं। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर। अगला सवाल है कि मिक्सर की प्रचालन गति का परास क्या होता है? मिक्सर की प्रचालन गति का परास क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 3000 से 14000 RPM। ठीक है, अगला सवाल है कि थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है, थर्मोकपल जो है डैश द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए दो अदृश्य धातुओं के द्वारा। ठीक है, दो असदृश्य धातुओं के द्वारा। अगला सवाल है केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन ए थर्मोस्टेट के द्वारा। ठीक है, थर्मोस्टेट के द्वारा।
दो धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती है, दो धातु वाली पट्टियाँ जो है ये प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, ठीक है। थर्मोस्टेट में, विचालनों में विद्युत परिपथ को खोलने अथवा बंद करने के लिए, और धातु से बने थर्मामीटरों से। अगला सवाल है कि रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए नाइक्रोम का। किसी विद्युत उपकरण में तापमान अवयव में केवल कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी उच्च प्रतिरोधकता, ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता। अगला सवाल है कि वाटर कूलर में प्रयुक्त परिस्थितक कौन सा है, वाटर कूलर में प्रयुक्त परिस्थितक कौन सा है। तो ऑप्शन सी फ्रियोन है, ठीक है, फ्रियोन। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन के दो पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है, और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका उसमें प्रभाव नहीं वही रहेगा, ठीक है, इसका उसमें प्रभाव वही रहेगा। अगला सवाल है कि घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम इससे नियंत्रित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी थर्मोस्टेट से, ठीक है, थर्मोस्टेट से। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित के बनते हैं। तो ऑप्शन सी नाइक्रोम के बनते हैं, ठीक है, नाइक्रोम के। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।